हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर 1 का 18 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3 का पेपर। आपको पता है कि ये सीरीज अपनी चलती आ रही है। 14 जुलाई के सारे पेपर, 17 जुलाई के सारे पेपर और 18 जुलाई के शिफ्ट 1 और 2 में डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखी होगी। अब अपन करेंगे शिफ्ट 3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बीच में मैंने एक दो वीडियो लाइव भी डाली थी, आई होप कि आपने वो देखी होगी। बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स उस पर दिखा नहीं, इस वजह से मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी लाइव पे जाने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि किसी ने भी कोई कमेंट वगैरह या डाउट वगैरह नहीं पूछा था। तो एक तरीके से लाइव और नॉर्मल वीडियो बराबर ही है। तो फिर अभी कुछ दिनों तक मैं नॉर्मल वीडियो ही रखूंगा, फिर वापस लाइव पे शिफ्ट होऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, इसको ध्यान से देखने पे आपको पहले ही बार में समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये वाली आइडेंटिटी होती है तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे मैं बी की जगह ए रखूं, सी की जगह बी रख दूं और इधर ए की जगह सी रख दूं, तो ये वापिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बन जाएगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है समझने का, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। यहां पे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी स्क्वायर वाले टर्म प्लस में इक्वल टू 0 होते हैं, दैट मीन्स कि हर टर्म 0 के बराबर होगा। a माइनस बी को भी 0 होना होगा, b माइनस सी को भी 0 होना होगा और c माइनस ए को भी 0 होना होगा, तभी संभव है कि ये पूरी चीज इक्वल टू 0 हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव में नहीं जा सकता। 0 बनाने के लिए अगर कोई चीज प्लस में जा रही है तो किसी ना किसी चीज को माइनस में भी जाना पड़ेगा, तभी जाके वो ओवरऑल 0 बन पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं जा पाएगा। अगर नेगेटिव में नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब ये है कि तीनों टर्म को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके वो ऐड करने पे 0 आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आए तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब आप जब इसमें रखेंगे इसको तो ध्यान से देखेंगे कि ए का कोई मतलब नहीं है, बी का कोई मतलब नहीं है, सी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो 4 है और नीचे भी 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे इस बी को ए से चेंज कर दूंगा तो ये ए की पावर 4 ही बन जाएगा। सेम वे में इधर भी पावर 4 रहेगा, ऊपर भी पावर 4 है, तो ये सब चीजें कैंसिल आउट हो गए। ये क्या रह जाएगी? ये रह जाएगी केवल 11 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइड बाय 17 प्लस 9 प्लस 15। और ऊपर और नीचे की क्वांटिटी अगर आप ऐड करेंगे तो इक्वल आएगी। दैट मीन्स ये आपस में कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यही अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसमें ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तब तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं, वरना आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, लेकिन नहीं हो पाएगा आपसे। D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC बनाते हैं। ये बन गया ABC। अब जो D है वो AB लाइन पे है और जो E है वो AC लाइन पे है। कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। सच दैट DE इज पैरेलल टू BC एंड AD इज टू DB इक्वल टू 7:9। AD इज टू DB है 7:9। इफ CD एंड BE इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या बोल रहा है? CD एंड BE, इनको मिलाते हैं, CD एंड BE
intersect each other at F, then find the ratio of areas of triangle DEF and triangle CBF। तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल और ये नीचे वाले ट्राइंगल का रेशियो अपन से पूछ रहा है एरिया का। तो कैसे करेंगे इसको, ये अपन के पास सवाल है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अगर एक चीज मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं मालूम तो नहीं कर सकते। और वो क्या चीज है कि इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है डीई और बीसी के स्क्वायर के रेशियो के ऊपर। ट्राइंगल डीईएफ इज टू ट्राइंगल बीएफसी, ये इक्वल होता है डीई स्क्वायर इज टू बीसी स्क्वायर के। अगर ये चीज आपको मालूम है तो आप तुरंत इस सवाल को कर सकते हैं, नहीं मालूम तो हाथ पैर मार लीजिए, नहीं हो पाएगा। अब डीई इज टू बीसी ये कहां से आएगा, तो इसके लिए अपन को मालूम होना चाहिए कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो ट्राइंगल का एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल एडीई है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे अपन, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस है एबीसी के। ट्राइंगल एडीई कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल एबीसी के। ये मेरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या रूल होता है कि एडी अपॉन एबी इक्वल टू हो जाता है डीई अपॉन बीसी के। एडी अपने पास है 7 और एबी क्या होगा, एबी ये पूरा होगा 7 + 9 दैट मीन्स 16, ये इक्वल होगा डीई अपॉन बीसी के। अपन को स्क्वायर चाहिए तो डीई स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब 49 और 16 स्क्वायर मतलब 256। तो ट्राइंगल डीईएफ इज टू या फिर रेशियो ट्राइंगल बीएफसी इज इक्वल टू हो जाएगा 49:256। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ट्राइंगल डीईएफ का पहले पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ट्राइंगल सीबीएफ या बीएफसी पहले आता तो फिर ऑप्शन डी होता। देखिए ऑप्शन जो है वो काफी हद तक सेम है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा ट्राइंगल रेशियो में पहले मेंशन हो रहा है। जो ट्राइंगल पहले मेंशन हो रहा है उसके हिसाब से उसका एरिया पहले रहेगा। तो बस आपको अगर ये चीज मालूम है तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो बहुत समय लगेगा, सोचते रहिए, बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों बराबर एफिशिएंट है, मतलब सेम एफिशिएंसी है दोनों की। चलो हिंदी में पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अगर प्रॉब्लम हो। ये 6 कुछ नहीं है, ये हटा दीजिएगा। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों समान रूप से कुशल है और अगर किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो दोनों अकेले 30 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ। चलिए देखिए, 1 अगस्त का दिन आया, फिर उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से आगे भी जाएगा, कोई बात नहीं, अभी वो अपन देख लेंगे। तो अब देखिए 1 अगस्त के दिन ए और बी दोनों आए काम करने, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। फिर 2 अगस्त के दिन भी वो दोनों साथ में आए, 3 अगस्त के दिन भी साथ में आए, 4 अगस्त के दिन भी साथ में आए। लेकिन क्या बोल रहा है, ए 4 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक लेता है।
इसका मतलब जब 5 अगस्त आया तो उस दिन ए काम पे नहीं आया, केवल बी ही काम पे आया। फिर 6 अगस्त आया, क्या बोल रहा है कि बी जो है हर 5 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक लेता है। अब 1 तारीख से अगर गिनेंगे तो बी के 5 दिन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अब जो बी है छठे दिन पे काम पे नहीं आएगा, तो छठे दिन पे सिर्फ कौन काम पे आएगा, उस दिन सिर्फ ए काम पे आएगा। अब 7वें दिन ए और बी दोनों काम पे है, 8वें दिन फिर दोनों काम पे है, 9वें दिन फिर दोनों काम पे है। अब आप देखिए ए ने 4 दिन काम कर लिया तो वो 1 दिन की छुट्टी लेगा, तो इसका मतलब इस दिन केवल बी आएगा। बी 1 2 3 4, बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। बी 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है, तो 11वें दिन ए और बी दोनों आए, लेकिन 12वें दिन सिर्फ ए आया क्योंकि बी ने 5 दिन काम कर लिया, 1 2 3 4 5। तो अब बी 1 दिन की छुट्टी लेगा। फिर 13वें दिन दोनों आए, ए और बी। फिर 14th डे भी दोनों आए, ए और बी। अब देखिए ए ने 4 दिन काम कर लिया, 1 2 3 4, तो अब 5वें दिन ए छुट्टी लेगा तो सिर्फ कौन आएगा, बी आएगा। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि भैया 30 दिन में काम हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि एक दिन में एक जना 1 यूनिट काम कर सकता है, तो टोटल काम क्या हो गया, टोटल काम हो गया 30 यूनिट। 30 यूनिट का काम है, एक दिन में 1 यूनिट काम होता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। और दोनों की एफिशिएंसी बराबर है 1 1 यूनिट की। तो पहले दिन कितना यूनिट काम हुआ, 2 यूनिट। दूसरे दिन भी 2 यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन भी 2 यूनिट हुआ, चौथे दिन भी 2 यूनिट हुआ, लेकिन 5वें दिन सिर्फ 1 यूनिट हुआ। छठे दिन भी 1 यूनिट हुआ, 7वें दिन 2 यूनिट हुआ, 8वें दिन 2, 9वें दिन 2, फिर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। टोटल करो कितना हुआ, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24 और 1 25। 25 यूनिट काम हुआ, अभी 5 यूनिट काम बचा है। इसका मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा छठे 16वें दिन। तो देखिए 16वें दिन होगा क्या, बी ने अभी 3 ही दिन काम किया तो वो आएगा, भी काम करेगा, ए और बी साथ में काम करा। फिर 17वें दिन भी ए और बी ने साथ में काम किया। अब जो 18वां दिन आएगा उस दिन बी अकेला, बी काम पे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बी के 5 दिन हो गए, 1 2 3 4 और 5, बी के 5 दिन हो गए। और ए के कितने दिन हुए, तो ए के सिर्फ 2 दिन हुए, तो ए काम पे आएगा। तो अब 2 यूनिट काम हुआ, 2 यूनिट काम हुआ, और इस दिन केवल 1 यूनिट काम हुआ। तो देखिए 25 यूनिट यहां तक हो चुका था, तो 5 यूनिट और बचा था, तो 5 यूनिट हो गया। इसका मतलब पूरा 30 यूनिट काम हो गया। 30 यूनिट काम होने के लिए कितने दिन लगे, टोटल 18 दिन लगे। 1 अगस्त से काम खत्म हुआ था, कितनी तारीख को खत्म हुआ काम, 18 अगस्त को। तो अपना जो आंसर है, इधर ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हिंदी वाले ऑप्शन हटा देना। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, हिंदी वाले हटा देना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस होगा इसका। 1 अगस्त को काम हुआ, पूरे 18 दिन लगे, और 18 अगस्त को काम खत्म हुआ। तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आप कह सकते हैं, दिमाग चकराने वाला है। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दिन किसने काम किया, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, वरना बाकी आसान है क्वेश्चन। A conical tent with radius 6 units and height 8 units is to be made by canvas. How much canvas is needed to make the tent? देखिए कॉनिकल टेंट कुछ इस तरीके का होता है, टेंट अपन जानते हैं। तो जब अपन टेंट की बात करते हैं और पूछा जा रहा है कि भैया टेंट में कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा, तो उस केस में अपन टेंट का सिर्फ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए जो कोन है उसका जो नीचे का भाग होगा वो खुला होगा, वो जमीन पे होगा तो वो खुला होगा, तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही अपन लेंगे, जिसको अपन बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है कौन का, जो कि कितना होता है, पाई आर एल। अब यहां पे आपको रेडियस दे दी 6 यूनिट और हाइट दे दी 8 यूनिट। आपसे एल मतलब स्लैंट हाइट निकलवाना चाह रहा है,
तो स्लेंट हाइट क्या होता है भैया, पता है अपन को, पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 8 6 10 की ट्रिपलेट होती है, तो मैं कह सकता हूं कि स्लेंट हाइट यहाँ पे 10 हो जाएगी। पाई को यहाँ पे अपन 3.14 ले लेते हैं, और रेडियस कितनी है 6 यूनिट, इंटू स्लेंट हाइट है 10, तो ये हो गया 6 इंटू 31.4, तो 6 का 31 बार में होता है 186, 186 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो मैं कह सकता हूं 188.57, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको निकाल कितना क्या है। अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि कभी भी जब भी अपन बात करते हैं टेंट बनाने की, तो उसमें जमीन वाले हिस्से को खाली छोड़ देते हैं, केवल ऊपर ऊपर के हिस्से को ही इस्तेमाल करते हैं। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 324। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर मान लिए मैंने ए और बी, इनके डिफरेंस का स्क्वायर अपन को दे रखा है 324 के बराबर, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 144, और ए इंटू बी 144 दे रखा है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर। अपन से पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस, ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए 324 सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये काई का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी अपने पास कितना आ गया 18 आ गया, ये चीज डायरेक्ट आ गई। अब यहाँ पे अपन अगर क्वाड्रेटिक आप बनाने चलेंगे, a इक्वल टू 144 अपन b को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, उससे क्वाड्रेटिक बनेगी, उतना करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको सबसे पहले तो ये पता है कि a और b नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो इंटीजर है। जब वो इंटीजर है तो आप a और b को कुछ इस तरीके से सोचिए कि उनका डिफरेंस करने पे 18 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाए। तो इसके लिए आपको a और b को कुछ कुछ लिख के देखना होगा कि a और b क्या क्या पॉसिबल है। तो जैसे कि एक मेरे को पता है 24 इंटू 6 144 होता है, 24 इंटू 6 144 होता है, और अगर मैं a को 24 और b को 6 रखूं तो 24 माइनस 6 भी 18 होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि a की वैल्यू को 24 रख दीजिए और b की वैल्यू को 6 रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसमें पूरा करने जाते तो बहुत समय लग जाता। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 540, तो बस ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके की क्वेश्चंस में अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि अपनी तरफ से कुछ कुछ संख्याएं अपन सोचेंगे और उनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो संख्याएं दोनों में सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब वो संख्या अपन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, ए वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। देखिए ए जो है अकेला किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, जब ए और बी मिलके करते हैं, मतलब मिलके एकदम पूरी तरीके से मिलके नहीं कर रहे, वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के 2 दिन ए ने काम किया, फिर बीच में कुछ दिन बी ने काम किया, अपन को नहीं पता कितने दिन किया, फिर लास्ट सेकेंड और लास्ट डे फिर से ए ने काम किया। जब इस तरीके से काम किया जाता है तो 20 दिन में काम खत्म होता है। अपन को बताना है कि ए और बी मिलके जब काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो देखिए यहां पे अपन को ए और बी की एफिशिएंसी डायरेक्ट अपन रेशियो के मदद से तो नहीं निकाल सकते। यहां पे अपन को ए के बारे में ये बता दिया गया कि ए अकेला इतने दिन में काम खत्म कर लेता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 की है, मतलब वो हर दिन 2 यूनिट काम कर सकता है। अगर ए हर दिन 2 यूनिट काम कर सकता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 दिन में काम खत्म करता है, हर दिन 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 15 इंटू 2 मतलब 30 यूनिट, 30 यूनिट के बराबर टोटल काम हो गया। अब देखिए ए ने पहले दिन 2 यूनिट काम किया, फिर दूसरे दिन भी 2 यूनिट काम किया, और इसी तरीके से लास्ट के 2 दिन भी उसने 2-2 यूनिट काम किया होगा। बी ने कितना काम किया और कितने दिन तक किया इसके बारे में अपन को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपन को क्या पता है, मान लेता हूं
कि बी ने बी की एफिशिएंसी से काम किया और बी ने एक्स दिन तक काम किया। तो देखिए ए ने 4 दिन काम किया टोटल 2 की एफिशिएंसी से, तो ए ने कितना काम किया होगा, हर दिन 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, मतलब 4 दूनी 8, टोटल 8 काम किया। बी ने बी की एफिशिएंसी से काम किया और कितने दिन तक किया, एक्स दिन तक किया। तो इस तरीके से टोटल काम खत्म हुआ होगा, और टोटल काम था कितना, टोटल काम था 30 यूनिट के बराबर। इसी तरीके से आप देखिए ए ने टोटल कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया, मैंने यहां पे बोला कि बी ने एक्स दिन काम किया, तो बी ने एक्स दिन काम किया, और इस तरीके से टोटल कितना हुआ, टोटल कितने दिन लगे थे, 20 दिन। तो इस तरीके से हमने 20 दिन काम किया। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 - 4 मतलब 16। एक्स की वैल्यू इधर डाल दीजिए आप, इधर जब आप 16 डालेंगे तो ये 30 - 8 हो जाएगा 22, 22/16, मतलब बी आ जाएगा आपके पास 22/16। 2 से कट जाएगा, 2 से 11/8। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 11/8 की, और ए की एफिशिएंसी कितने की थी, 2 की। जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 + 11/8 इतनी एफिशिएंसी से काम होगा। 2 + 11/8 मतलब 8 दूनी 16, 16 + 11 कितना हो जाएगा आपके पास, 27, 27/8 की एफिशिएंसी से काम होगा। टोटल काम था 30 यूनिट, हर दिन 27/8 काम हो रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 30 × 8/27। 3 से 10 बार में, 3 से 9 बार में, तो कितना हो गया, 80/9। तो इतने दिन लगेंगे टोटल काम खत्म होने में, जब ये दोनों मिलके करेंगे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। 888 में मैं सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करूं कि वो पूरी तरीके से 35 से डिवाइड हो जाए, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें अपन ऑप्शन से चले तो ज्यादा बढ़िया। ऑप्शन से आप जब चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट 888 को 35 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 888 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, जैसे इसको पूरी इसी तरीके से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 35 का 2 टाइम्स जाएगा 70, 18 बचा 188। तो 188 का मतलब कितनी बार में हो गया ये, 6 बार में तो नहीं जा पाएगा, 5 बार में ही जाएगा। 5 बार में हो गया 175, 175 हो गया, तो कितना रिमाइंडर बचा, 188 - 175 मतलब 13 रिमाइंडर बचा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 13 की अभी इसमें कमी है। अगर 13 और इसमें होता तो सॉरी माय मिस्टेक, 13 इसमें ज्यादा है, माय मिस्टेक, 13 इसमें ज्यादा है। मतलब अगर 13 इसमें कम होता तो अपना काम चल जाता। तो मैं बोल सकता हूं कि 888 में से मैं 13 को तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और 35 को ऐड कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा, 35 - 13 मतलब कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 875 + 35, 875, या फिर नहीं डायरेक्ट ही निकाल लो ना, क्या काम है, इतना करने की जरूरत नहीं। 888 को तो ऐसे ही रहने दो, 35 - 13 करो, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, मतलब 22। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा नंबर 22 को अगर मैं ऐड करूं तो ये पूरा नंबर 35 से डिवाइड हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए मान निकालते हैं अपन। सबसे पहले बोर्ड मास से अपन चलेंगे, हमेशा बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे अपन, जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा बोर्ड मास का इस्तेमाल होगा। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, ऑफ मतलब OF, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। हमेशा अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के अंदर का जो माल है उसको अपन उड़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपको ब्रैकेट दिख रहे होंगे। सबसे पहला ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये वाला, ये होता है थोड़ा बड़ा, इसके अंदर होते हैं ये छोटे वाले, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला। कुछ इस तरीके का इनका सिस्टम होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं अपने करली ब्रैकेट, उसके अंदर होते हैं पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले अपन कौन से ब्रैकेट पे जाएंगे, अपन ये अंदर ही अंदर वाली ब्रैकेट पे जाएंगे, जो कि आपको ये दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला।
तो दोनों को सबसे पहले अपन को सोल्व करना होगा। अब इसके अंदर अपन गए, इसके अंदर जाने पे आपको सबसे पहले क्या दिखा, आपको सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑफ दिखा। और ये जो बोर्ड मास का कंसेप्ट है इसमें भी ऑफ जो है वो डिवाइड से पहले आता है, तो अपन पहले ऑफ को करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन जब ऑफ लिखे आ जाता है तो उसकी अ, उसकी जो आने की कंडीशन है वो बढ़ जाती है, मतलब वो पहले अपन उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 25 इंटू 12 कितना हो जाता है 300। अब 300 को आप डिवाइड कर देंगे 30 से। 300 को जब डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये पूरे ब्रैकेट का आंसर आपका आ गया 10। इसी तरीके से इसमें लेफ्ट टू राइट चले, इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पहले डिवाइड दिखा, लेकिन आपने बोर्ड मास से पूछा क्या डिवाइड तू पहले आ जाता है क्या। डिवाइड ने बोला कि भैया वैसे तो मैं पहले आ जाता हूं, लेकिन देख लो मेरे बड़े भाई ऑफ या ब्रैकेट तो नहीं है। तो देखा तो ब्रैकेट तो नहीं दिखा लेकिन ऑफ दिख गया। तो अगर ऑफ दिख गया तो डिवाइड को बोलेंगे कि भैया रुक जा, तेरा बड़ा भाई ऑफ है तो पहले उसको करके आता हूं। तो इसको ऐसे ही छोड़ा। 5 ऑफ 125, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ को प्रेफरेंस दी जाती है। तो 5 मल्टीप्लाई 125 मतलब कितना हो गया 625। अब ये क्या हो गया 5 की पावर 4 डिवाइडेड 625। 5 की पावर 4 भी 625 ही होता है। 625 को 625 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1। तो क्या हो गया 51 डिवाइडेड 25 प्लस 10 माइनस 1। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन। इसमें फिर से लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट जाने पे यहां पे ना तो ऑफ है ना ही डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन करते हैं पहले, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो लेफ्ट में आ जाए उसको किया जाता है। सेम डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी जो लेफ्ट में पहले आ जाए उसको किया जाता है। यहां पे लिखने में अपन डिवाइड को मतलब डी को एम से पहले लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा डी को पहले रखना है, नहीं, जो पहले आ जाए लेफ्ट टू राइट चलने पे उसको रखते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए उसको रखते हैं। 25 प्लस 10 कितना हुआ 35, 35 माइनस 1 34। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 34। तो ये रह गया 51 डिवाइडेड 34। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 51 बटा 34 17 से कटेगा, 17 का 3 बार में, 17 का 2 बार में, तो क्या आ गया 3 बटा 2। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इफ साइन 5x माइनस 25 इक्वल टू कोस 5y प्लस 25 वेयर 5x माइनस 25 and 5y plus 25 are acute angles, then the value of x plus y। तो देखिए जब भी साइन और कोस आपस में इक्वल हो तो उनके अंदर का जो एंगल होता है उसको अपन डायरेक्टली तो इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और कोस को डायरेक्टली कैसे इक्वल कर दोगे। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, जैसे कि साइन को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया 5x माइनस 25 इक्वल टू, अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 5 प्लस 25। या आप चाहे तो एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जब भी साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है तो उस केस में हमेशा ए प्लस बी इक्वल टू 90 होता है। ये वाली चीज अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना आप इस कोस को पहले साइन में चेंज कर दीजिए। अपन जानते हैं कि कोस साइन में चेंज हो जाता है 90 माइनस करके। तो अब यहां पे देखिए दोनों साइड साइन है तो उनके अंदर की जो चीजें वो आपस में इक्वल कर सकता हूं। 5x माइनस 25 इक्वल टू 90 माइनस 5y माइनस 25। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया। तो अब आप देखेंगे तो ये 5x प्लस 5y हो गया इक्वल टू ये 25 से तो 25 कट गया, कितना आ गया 90 के बराबर। तो यहां पे x प्लस वाई आ गया 90 बटा 5 मतलब 18 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितने के बराबर 18 के बराबर। A and B can finish a work in 10 days, B and C can finish it in 12 days, and C and A can finish it in 6 days. In how many days A alone can finish the work? देखिए A प्लस B ये दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। B प्लस C ये दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। और C प्लस A ये दोनों मिलके करते हैं 6 दिन में। अपन से पूछा जा रहा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो,
ताकि एफिशिएंसी का रेशियो पता लग पाए। 10, 12 और 6, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 और 6 का तो 12 ही आता है, और 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 6 से 10 बार में। तो ये हो गया इनकी एफिशिएंसी। लेकिन ये मिला के एफिशिएंसी हुई, इनकी अलग अलग की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे अपन, इन तीनों को एक साथ ऐड कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दोनों तीनों दो दो बार आए, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया इक्वल टू, इधर कितना बन गया, 6 प्लस 5 प्लस 10, 6 और 5 11, 11 प्लस 10 21। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 21 बटा 2। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी घटा दूं तो क्या रह जाएगा, केवल सी रह जाएगा। तो वहां से अपन को सी की अकेले की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो लेकिन अपन को सी की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन से सिर्फ ए अलोन, ए के बारे में ही पूछा है, तो डायरेक्ट ही ए की निकालते हैं, बाकी की बी और सी की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे। तो 21 बटा 2 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 21 बटा 2 माइनस 5 करोगे तो 11 बटा 2। मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 11 बटा 2 की। अब टोटल काम है 60 यूनिट, और ए एक दिन में 11 बटा 2 यूनिट करता है, तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 बटा 11, मतलब 120 बटा 11। तो ए जो है अकेला इतने दिन में काम खत्म कर देगा, 120 बटा 11 दिन। A toffee company prepares toffee of 2 different flavors X and Y. The production of 2 flavors over a period of 4 years sorry is expressed in the bar graph given below. देखिए क्या बोल रहा है कि एक टॉफी कंपनी 2 तरह के फ्लेवर प्रोड्यूस करती है, X और Y, और 4 साल का उसने प्रोडक्शन का डेटा अपन को दे रखा है। अपन से पूछ क्या जा रहा है, What is the difference between the average production of flavor X in 2017 and 2018 and the average production of flavor Y in 2019 and 2020? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना। फ्लेवर एक्स ने 2017 में कितना प्रोड्यूस किया और 2018 में कितना प्रोड्यूस किया, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो देखिए फ्लेवर एक्स का है ब्लू कलर, तो अपन को ब्लू पे फोकस रखना है, और उसमें भी 2017 ये है, 2018 ये। तो 2017 में फ्लेवर एक्स ने कितना किया, 20, और 2018 में भी कितना किया, 20। तो एवरेज निकालेंगे इनका, तो क्या आ जाएगा एवरेज, 20 प्लस 20 बटा 2 मतलब 20 ही। इसी तरीके से फ्लेवर वाई, अब फ्लेवर वाई पे चलते हैं। फ्लेवर वाई का ये ब्राउन कलर है, 2019 और 2020 पे। 2019 में कितना, 32, और 20 में कितना, 20। तो 32 प्लस 20 कितना हो गया, एवरेज निकालोगे तो 32 प्लस 20 मतलब 52, और 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26। तो ये एवरेज आ गया। बस अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। 26 माइनस 20 कितने का आ गया डिफरेंस, 6 का। अब ये जो सारा डेटा है ये 1000 पैक्स में, मतलब ये जो अपन को 20 था, ये 20 नहीं था, ये 20 इंटू 1000 मतलब 20,000 था। ये 25 नहीं था, ये 25 इंटू 1000 था। तो बस आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, इसका मतलब 6000 पैक्स का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर है। According to Raghav, his weight is more than 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view is that his weight cannot be more than 67 kg. If all of them are correct in their estimation, then what is the average of different probable weights of Raghav? तो देखो कितनी अजीब विडंबना है, वेइंग मशीन लाके वापस काउंट कर लेते, इतना एजम्पशंस वगैरह लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब उन्होंने लगाया है तो अब क्या कर सकते हैं, अपन को सोल्व भी करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बोली है कि वो सारे ही अपने एजम्पशन में करेक्ट है, मतलब वो सारे ही किसी ना किसी उसमें करेक्ट है कहीं ना कहीं। अगर वो सारे जब करेक्ट है, इसका मतलब है कि उन सब में जो कॉमन नंबर्स आएंगे वो ही राघव का प्रोबेबल वेट होगा। तो इसके मतलब यह है कि सबसे पहले तो अपन राघव को क्या लगता है, राघव को लगता है कि उसका वेट 64 किलो से तो ज्यादा है लेकिन 74 किलो से कम है। इसका मतलब राघव के हिसाब से उसका वेट क्या क्या हो सकता है, 65, 66, 67, 68, 59, 70, 71, 72 और 73।
ये राघव के हिसाब से हो सकता है। अब राघव के बाद उसकी सिस्टर आई, उसकी सिस्टर के हिसाब से क्या है, हिज सिस्टर डज नॉट एग्री, हिंदी में कर लेते हैं कोई बात नहीं। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से ज्यादा है लेकिन 59 किलो से कम है। 60 किलो से ज्यादा है तो राघव को का क्या था एजम्पशन कि 64 किलो से ज्यादा, तो ठीक है चलो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इतना तो पक्का है कि राघव का वजन 60 से 64 के बीच में तो नहीं है। उसकी बहन का क्या एजम्पशन है कि 59 किलो से कम है। राघव का क्या एजम्पशन था 74 किलो से कम। तो इसका मतलब ये सारे नंबर हटा देंगे क्योंकि ये नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी बहन के मुताबिक उसका वजन 59 किलो से कम है। तो उन दोनों का कॉमन कौन कौन से नंबर आए, ये 4 नंबर आए। इसके बाद उसकी माताजी को क्या लगता है कि उसका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं है। हिज मदर्स व्यूज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 केजी। तो ठीक है भैया 68 केजी से कम ही, तो ये चारों नंबर पॉसिबल है। फिर उसके बाद पिताजी को क्या लगता है कि उसका वेट 67 किलो से ज्यादा नहीं है, तो 68 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि पिताजी के हिसाब से 67 से ज्यादा नहीं है। तो अब जो नंबर बचे वो केवल ये 3 नंबर बचे, तो उसका जो प्रोबेबल वेट है वो 65, 66 और 67 ये ही हो सकता है। इसी का आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट। इन तीनों का एवरेज लेंगे, देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो मैं कह सकता हूं जो बीच में होगा वो ही एवरेज हो जाएगा, दैट मीन 66। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए है। डायरेक्ट में बोल सकता था कि पिताजी 67 किलो से ज्यादा नहीं है कह रहे, इसका मतलब 67 से ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। और राघव खुद कह रहा है कि भैया 64 से ऊपर है, तो 65, 66, 67 केवल 3 ही पॉसिबल एजम्पशन है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 66। द मार्केट प्राइसेस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 4200 एंड द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। मार्क प्राइस कितना है 4200 और शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए जब सेलिंग प्राइस अपन को निकाली जाती है तो कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे जितना डिस्काउंट है उसको काटने के बाद जो बचता है वो अपनी सेलिंग प्राइस बच जाती है। तो अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4200 पे 5% का डिस्काउंट दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 95%। तो 95% की वैल्यू निकालूंगा 42 इंटू 95, 42 इंटू 95 कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 42 का 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 का 40 बार में 200 और 2 बार में 10 मतलब 210, 21 ऊपर चल गया। और 42 का 9 बार में कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं चलिए 95 का 2 टाइम्स होता है 190, तो 19 ऊपर चला गया। और 95 का 4 बार में हो जाएगा 380, 380 प्लस 19 तो कितना हो गया ये 391, 3910, ये आ गई सेलिंग प्राइस। इफ हिज प्रॉफिट इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो प्रॉफिट है 14% का, इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस आई ये 14% प्रॉफिट लेने के बाद आई। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी फैन की, तो कॉस्ट प्राइस अपन कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे 14% का प्रॉफिट था, मतलब ये जो वैल्यू थी ये थी 114% की वैल्यू, अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। तो बस अपन को यही सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं भैया। चलिए डायरेक्ट काट के देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं कटेगा मेरे को पता है। कुछ दिख रहा हो, कुछ किसी से कट जाए तो देख लो। चलो काट ही लेते हैं क्या करें, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें अच्छी खासी। 4295 वो पहले मैंने उसमें लिख दिया है ना तो इसको ऐसे करो 42 इंटू 95 ही रहने दो, वरना कैलकुलेशन बढ़ेगी फालतू में। ये 6 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो 6 से 7 बार में 6 से 1 और 6 से 9 बार में 54, 19 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ गया 3500। तो देखिए कैलकुलेशन नहीं थी लेकिन अपन ने कैलकुलेशन फालतू बढ़ा दी। 42 इंटू 95 को अगर डायरेक्ट अपन ऐसे ही रहने देते तो जल्दी हो जाता काम। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये आ जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस।
इफ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स जेड इक्वल टू 5। ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो एक्स वाई जेड। इसमें बोला है कि एक्स वाई 4 के बराबर है, एक्स जेड 5 के बराबर है, एंड क्यू इज ए पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स क्यू बाइसेक्ट्स एंगल एक्स। ठीक, क्यू इज ऑन ए पॉइंट ऑफ वाई जेड पे है, मान लेते हैं यहां पे है कहीं, और कुछ इस तरीके से है कि ये जो एक्स क्यू है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में। देन वाई क्यू इज टू क्यू जेड, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन है, इनमें सोचने की जरूरत नहीं होती। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कभी भी अगर किसी एंगल से बाइसेक्टर खींचा जाता है, एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, तो उनका जो रेशियो होता है बाइसेक्ट होने का वो बराबर होता है इन दोनों साइड के रेशियो के। मतलब वाई क्यू इज टू क्यू जेड जो होगा वो एक्स वाई इज टू एक्स जेड के बराबर होगा, और एक्स वाई कितना है 4, एक्स जेड है 5। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि वाई क्यू इज टू क्यू जेड इज 4:5। इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है एक्स वाई और एक्स जेड के रेशियो के। ये काम होता है जब एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है। एंगल बाइसेक्टर के अलावा कुछ भी होगा तो नहीं होगा, केवल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ये। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, नहीं तो समय बर्बाद होगा आपका, सोचोगे, सोचने के बाद भी बिना प्रॉपर्टी के आंसर नहीं निकाल पाओगे। A train traveling at 70 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 34 km per hour in 25 seconds. What is the combined length of both the train? तो देखिए जब एक ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो वो क्रॉस कैसे करती है, वो पूरी पूरी क्रॉस करती है। मतलब ये ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है, ये वाली ट्रेन इधर से चल रही है, ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि जब ये ट्रेन इधर आ जाए और ये ऊपर ये वाली ट्रेन यहां पहुंच जाए, मतलब पूरी तरीके से स्टार्टिंग एकदम इंजन से लेके एंडिंग एकदम आखिरी डिब्बे तक हो जानी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है अपनी, जब इन दोनों के इंजन एक जगह पे आ जाते हैं तो उसको स्टार्टिंग बोलते हैं, और एंडिंग कब मानते हैं, जब दोनों के आखिरी डिब्बे एक जगह पे आ जाते हैं तो उसको एंडिंग बोलते हैं। तो ये पूरा समय अपन को बताया जाता है 25 सेकंड का। ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, तो देखिए ये पूरा समय 25 सेकंड का होता है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, मतलब कंडीशन कुछ नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अपन जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है इन दोनों की लेंथ, तो L1 प्लस L2 में बोल सकता हूं, और स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का क्या कंडीशन होती है कि अगर ट्रेनें आमने सामने से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोनों की एड S1 प्लस S2, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है -S1 माइनस S2। तो क्या बोल रहे हैं, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 70 पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं क्या होगा, S1 माइनस S2। तो ये जो बनाया था मैंने फिगर, ये अपोजिट डायरेक्शन का बना दिया। एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं, सेम डायरेक्शन में कैसे काम करेगा उसको भी मैं बता देता हूं। तो देखिए एक ये ट्रेन है एक पटरी पे, दूसरी पटरी पे इधर एक ट्रेन है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन ए ट्रेन बी। तो जब ए ट्रेन का इंजन और बी ट्रेन का आखिरी डिब्बा सेम पॉइंट पे होंगे तब से इनका टाइम स्टार्ट होगा, और वो कब तक चलेगा, जब ए वाली ट्रेन पूरी तरीके से बी वाली ट्रेन को क्रॉस ना कर दे। मतलब मान लेते ये बी ट्रेन है तो ये ए ट्रेन यहां पे ना जाए, मतलब ये हुआ कि ए ट्रेन का आखिरी डिब्बा बी ट्रेन के इंजन पे ना आ जाए, तब तक का टाइम अपन कैलकुलेट करते हैं। अब ए की स्पीड ज्यादा इसी वजह से वो बी को क्रॉस कर पा रही है, अगर ए की स्पीड कम होती तो वो कभी बी को क्रॉस ही नहीं कर पाती, वो हमेशा उसके पीछे रहती। तो यहां पे देखिए इसको अपन बोलते हैं जब सेम डायरेक्शन में ट्रेनें चलती।
तो S1 माइनस S2, S1 हो गया 70 और S2 हो गया 34, तो टाइम लग रहा है 25 सेकेंड। तो अब आप देखिए यहां पे ट्रेन का जो लेंथ है अपन को मीटर में लेना है, लेकिन जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो स्पीड को अपन क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी अपन को सेकंड में दे रखा है। तो 25 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 आप करेंगे तो 70 माइनस 34 मतलब कितना हो गया 36 का, इंटू ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 का 2 बार में, 2 इंटू 5 10, तो यहां से L1 प्लस L2 कितना आ गया, वो आ गया 250 मीटर। मतलब दोनों की ट्रेन का लेंथ जो हो जाएगा वो 250 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें। In a constituency, 85% of the total number of people on the electoral roll cast their votes during an election. एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वेद मत प्राप्त किए, तो धर्म को वेद मतों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए टोटल लोग कितने थे, 3 लाख लोग, ये तो हो गए टोटल। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि 85% ने ही वोट डाला, तो इसका 85% निकालो सबसे पहले। तो उसके बाद भी जो निकल के आया उसमें से भी 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो वैलिड कितने रहे 90%, तो इसका 90% निकालो। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, मतलब आपस में 4 जीरो तो कट हुई, कितना आ गया 85 इंटू 30 इंटू 90, तो कर लो भैया 85 का 3 बार में कितना हो जाएगा 255, इंटू आ गया 900, 9 पंजे 45 की 5, 9 4 हासिल ऊपर चढ़ गई 22, तो ये आ गया 2,29,500। इतने वोट है वैलिड वोट, इतने वोट पड़े, और मतलब इतने वैलिड वोट पड़े। और जो धर्म है उसने 1,37,700 वोट प्राप्त किए। तो अपन को बताना है कि भैया जो धर्म ने वोट प्राप्त किए वो टोटल वैलिड वोट की कितने परसेंट है। तो कितने परसेंट है ये पूछ रहा ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। हाँ, कितने परसेंट कम है ये नहीं पूछ रहा, कितने परसेंट है। अगर कितने परसेंट कम है ये पूछा जाता तो फिर अपन वैलिड में से धर्म के वोट को माइनस करते, लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है कि कितने परसेंट है, तो अपन बोल सकते हैं 1,37,700 डिवाइड बाय 2,29,500 मल्टीप्लाई बाय 100%। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब जो भी कैंसिल आउट हो सके काट लो, नंबर थोड़े बड़े हैं लेकिन और कोई रास्ता नहीं। तो देखो मेरे हिसाब से 50% से ज्यादा हो जाएगा ये, और 50 से शायद थोड़ा ही ज्यादा होगा, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2295 इंटू 137700 ये चीज है अपने पास। तो 2295 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितना आएगा, 5 का 5 बार में 25, 5 9 45 7, 11,775। तो ये सबसे पहले तो 5 बार में जाएगा 11,275, 13,770 में से 11,275 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 में 7 गया 9, 6 में 2 गया 4, 13 में से 11 गया 2, ऐसा कैसे होगा, इसका मतलब तो वो 6 बार में चला जाएगा ना फिर तो यार, 6 बार में जा रहा है ये। हाँ चलिए कोई नहीं, तो 6 बार में जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से 60% आना चाहिए, करके देख लेते कितना होगा ये, 11,275 प्लस 2,295,
13,570, 6 बार में इतना गया। 13,770 में से 13,570 घटाओगे तो 200 बचेगा। 200 का मतलब हो गया 2,000। 2,000 तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, मतलब 60 पॉइंट कुछ होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 60% ये अपना आंसर हो जाएगा। निकाल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन क्या करें यार, कैलकुलेशन आता है तो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कौन सा ये बताना है। देखिए ये सब जो है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है। डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको अगर मालूम है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये जो पहली आइडेंटिटी है ये गलत है। सही आइडेंटिटी क्या होती है, 10 स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है -1, ये होती है सही। तो यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, इस वजह से ये गलत है। दूसरी आइडेंटिटी एकदम सही है, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि टेन ए को अगर मैं साइन ए अपॉन कोस ए लिखूं, जो कि मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय कोस ए करूं तो आपस में कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, केवल साइन ए रह जाएगा। तो ये सही है। अपन से फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा फॉल्स पूछ रहा है तो पहले वाला ही अपना आंसर है, क्योंकि फॉल्स तो यही है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये भी एकदम सही है, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है -1 ही होता है। और ये भी एकदम सही है, सेक ए को आप 1 अपॉन कोसे लिख सकते हैं, और उसमें जब कोसे से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एक बार क्वेश्चन जरूर ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में कभी कभार फॉल्स ट्रू इस तरीके से बदल देता है, हो सकता है कि आपने फॉल्स नहीं पढ़ा होता और गलत कर देते। तो क्वेश्चन में पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है या ट्रू पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको आप सोल्व करिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है। तो ये बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो भी अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, लेकिन निकालना आना चाहिए। इसी तरीके से साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं क्यूब में तोड़ सकता हूं, साइन स्क्वायर का क्यूब और कोस स्क्वायर का क्यूब लिखूं तो आइडेंटिटी बनती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर अपन चले तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ए की जगह रखा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह रखा कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा माइनस, फिर ए की जगह साइन स्क्वायर और बी की जगह कोस स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर से 1 बन गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी जो है आइडेंटिटी है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप तो कोई बात नहीं निकाल लीजिए, लेकिन टाइम मत लगाइए। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे देखो 12 आ जाएगा और -12 × 2, थोड़ा जल्दी काम करते हैं, हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती। इस 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +18। इसी तरीके से देखो 12 को 2 से करा, 12 2 = 24, 18 को 3 से किया, 18 3 = 54, 54 + 24 कितना जाएगा आपस में ऐड करोगे तो 54 + 24 ऐड करोगे तो 78 आ जाएगा, तो -78 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर अपने पास +78 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रह गया, केवल रह गया 12 + 18 दैट इज 30। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये डायरेक्ट भी याद हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो निकाल लो, लेकिन जल्दी काम करो। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, एक सर्किल बना लेते हैं, इसके अंदर PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, PQR एस इज एनी पॉइंट ऑन द RQR, मान लेते हैं यहां पे है। फाइंड द मेजर ऑफ ट्राइंगल PSQ। ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये पूछा जा रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है
ये इस वाले एंगल के बराबर है। ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल किसी सर्किल के अंदर सेम बेस पे है तो जो उनका तीसरा वाला एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस वजह से ये वाला भी 60 का होगा और ये वाला भी 60 का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल पी एस क्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए स्कूल। तो देखिए 5 अलग अलग बच्चों का 5 अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बताया हुआ है। व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए हितांश ये है, हितांश के नंबरों को ऐड कर लो। 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 2 कैरी चला गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 331। आउट ऑफ हो जाएगा 500, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो 2 जीरो गए, 5 का 6 बार में 30, 6 बार में 30.2, तो 66.2% होगा। मतलब आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए 66.55। तो काफी आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं करना, जैसे अपन परसेंटेज अपने मार्क्स की भी बचपन से निकालते आ ही रहे तो वही काम करना था। इन ए 1500 मीटर रेस x बीट्स y by 100 मीटर एंड x बीट्स z by 240 मीटर। by what distance does y beat z in the same race। तो देखिए 1500 मीटर की रेस है, x ने y को 100 मीटर से हराया और x ने z को 240 मीटर से हराया। कुछ इस तरीके से एक 1500 मीटर की रेस थी। तो आप कह सकते हो कि भैया जब x यहां पे पहुंचा तो उस वक्त y यहां पे था और इनके बीच की दूरी हो गई 100 मीटर। x बीट्स z बाय 240 मीटर। जब x यहां था तो z तो और भी पीछे था और इनके बीच की दूरी हो गई, मतलब टोटल 240 है तो 100 + 140, और यहां पे अगर मैं बोलूं तो x से z के बीच की 240। बाय व्हाट डिस्टेंस डज y बीट z इन द सेम रेस। तो देखिए y ने z को कितने डिस्टेंस से हराया ये अपन से पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक y कितना आगे z से, y 140 मीटर आगे, लेकिन रेस पूरी खत्म हुई नहीं, रेस कितनी है 1500 मीटर की। अगर मैं बात करूं ये 100 मीटर हटा लूं 1500 में से तो कितना बचा 1400 मीटर। मतलब अगर रेस 1400 मीटर की होती तो y जो है वो 140 मीटर से हराता z को, लेकिन रेस तो 1500 मीटर की है। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 1400 मीटर की रेस में 140 मीटर से हराया तो 1500 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। तो आप बोल सकते हो कि 1400 में 140 मतलब क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि भैया 10 से डिवाइड किया है, 1400 से 140 पे पहुंचा तो 10 से डिवाइड किया। तो इसी तरीके से 1500 में 150 मीटर से हराता क्योंकि उसमें भी 10 से डिवाइड, या ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया 1400 मीटर की रेस में 140 मीटर से हराया तो 1500 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, तो 140 डिवाइड बाय 1400 मल्टीप्लाई 1500, कितना हो गया 140 का 10 बार में 1 0 से 1 0 गए, कितना 150 मीटर। मतलब अगर 1500 मीटर की रेस है तो उसमें y z को 150 मीटर से हराएगा। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये किसके ऊपर बेस होता है आपने सोचा है? ये सब बेस होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर, क्योंकि देखिए जब रेस होती है तो इंसान की स्पीड बढ़ती घटती रहती है। 1400 मीटर की रेस में y ने z को 140 मीटर से हराया, तो क्या इसका मतलब ये पक्का है कि अगले 100 मीटर में वो 10 मीटर और पीछे हो जाएगा z? ऐसा कोई पक्का तो नहीं होता, क्योंकि जो रेस में इंसान भागते हैं तो उनकी स्पीड तो घटती बढ़ती रहती है। हो सकता है कि अगले 100 मीटर में पूरा तो कवर नहीं कर पाएगा 140 मीटर, लेकिन मान लो कि 40 मीटर कवर कर लिया हो तो फिर तो 1500 मीटर की रेस में केवल y z को 100 मीटर से ही हराता। लेकिन वो सब केस डिफरेंट है, उन पे अपन नहीं जा सकते।
क्योंकि अगर ऐसे केस बनाने चलेंगे तो जाना कितने केस बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज अपन जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अपन ये मान के चलते हैं कि जेड ने स्टार्टिंग से या फिर वाई तक जिस यूनिफॉर्म स्पीड पे आया उसी स्पीड से वो अगले 100 मीटर भी कवर करेगा, इस वजह से वो 150 मीटर से हारेगा। If the cost of 120 meter of cloth is rupees 9600, then what will be the cost of 147 meter of that cloth? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 120 मीटर की कॉस्ट 9600 है, तो 147 मीटर की पूछ रहा है। तो 1 मीटर की निकाल लो, 9600 अपॉन 120 मल्टीप्लाई कर दो 147 से, 0 गया 12 का 8 बार में 96 0 80 इंटू 147 करना है। 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 4 जा 32 प्लस 5 37, 3 कैरी गया, तो 11760, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन है यार ये तो। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अपन को डायरेक्ट इससे नहीं जा सकते, x प्लस 1 अपॉन एक्स से डायरेक्ट x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 नहीं जा सकते, तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को कैसे तोड़ेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये मैं लिख सकता हूं। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। अब आप देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसको फिर से तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। फिर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो अब ये चारों की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स से x माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है, तो क्या करेंगे, अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर a है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 4, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है तो क्या करते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2, ये अपन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कर लेते हैं काम। तो सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स से x माइनस 1 अपॉन एक्स पे गए, तो a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, तो ये वैल्यू आ गई रूट 21 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो अपन को दे ही रखा है कितना है 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23। फिर इस पे जाना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको जो है ये b मान लेते हैं, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 2। सेम तरीके से b कितना था 23, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है आप निकाल सकते हो, वैसे मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा। 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 2 529 ये होता है। 529 माइनस 2 करोगे तो 527, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो नंबर तो काफी बड़े बड़े, रूट 21 सब में है, तो रूट 21 तो आना ही है, बाकी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका है नहीं। तो चलिए ठीक है करते हैं। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट तो सब में सेम है, लेकिन जो टेंस वाली डिजिट है वो अलग है। तो यूनिट डिजिट अपन टेंस वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे, टेंस डिजिट अपन निकालते हैं, उससे अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 5 इंटू 23 की, या फिर 5 को छोड़ते हैं 23 इंटू 527, इसमें टेंस डिजिट निकालो, तो टेंस डिजिट कैसे निकलेगी, 7 21 में 1
1 मिनट। यूनिट डिजिट तो निकल जाएगी अपने आराम से। इसकी यूनिट और टेंस डिजिट की बात करते हैं तो 7 3 21 का 1, ये तो हो गई यूनिट डिजिट। 2 कैरी गया, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 20, और 2 कैरी गया था तो 20 और 2 22, मतलब इसकी जो टेंस डिजिट आएगी वो 2 आएगी। अब 5 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का एक बार में 5 और 5 दूनी 10, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब सॉरी, दो ऑप्शंस में अभी भी सेम है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा, मतलब थर्ड वाली डिजिट पे जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, जाना ही पड़ेगा, है ना। क्या ही कर सकते हैं। ये कितना आ रहा था, ये 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 22, 2 कैरी गया था। चलिए कोई बात नहीं, 2 दूनी 4 और 5 3 15, 4 + 15 19, 19 और 2 21, मतलब टेंस जो 100th डिजिट होगी वो 1 होगी। 5 का एक बार में 5 और 5 दूनी 10 हो रहा था तो 1 कैरी गया था, तो इसका मतलब जो 100th डिजिट आएगी वो 6 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इतना सब किया तो उससे अच्छा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, वो ज्यादा बढ़िया है, कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते तब भी इससे कम टाइम लगता। चलिए कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 9500 अमाउंट टू 11780 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए बोल रहा है कि भैया 9500 कितने साल में 11780 बन जाएगा 8% की सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये काफी आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। आप चाहो तो इसमें सबसे पहले तो देख लो इंटरेस्ट कितना है। 11780 में से 9500 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो, इंटरेस्ट हो गया आपके पास 2280, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सही है ना, ठीक है 2280। बस कुछ नहीं किया, 11780 में से 9500 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2280 का इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल है 9500 इंटू रेट है 8, टाइम अपन को निकालना है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2280। बस सोल्व कर लो, 2 जीरो 2 जीरो गया, 8 से 8 का 2 बार में 16, 68, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 95 का आई थिंक 3 टाइम्स हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, मतलब 3 साल। तो ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 2000 ए शॉपकीपर लूजेज 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 3000। ठीक, देखिए 2000 पे बेचने पे सेलिंग प्राइस कितनी 2000, 2000 पे बेचने पे 20% का नुकसान हुआ। मतलब मैं बोलूं अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 2000 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 80% की वैल्यू है। अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 80 से डिवाइड करो, एक जीरो से एक जीरो गया, 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, जीरो, मतलब कितना आ गया 2500। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 2500, 3000 पे बेच रहा है, 2500 की वस्तु को 3000 पे बेच रहा है, मतलब 500 रुपए का मुनाफा, कितने पे 2500 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो गए, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार, सॉरी 20 बार में। तो मैं बोल सकता हूं कि 20% का प्रॉफिट है, 20% गेन। बस आसान सा सवाल। तो इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा उत्तर राजा बच चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होता है प्लीज कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अर्पित अग्रवाल मैथ्स एक पेज है इंस्टा पे, वहां पे मैं यही रील्स वगैरह में डाल देता हूँ, जो शॉर्ट्स है वो उसी को रील्स में डालता हूँ, तो चाहो तो देख सकते हो। फॉलो कर लोगे तो यार थोड़ा अच्छा लगेगा। ए इज लाइव मेरा जो है पर्सनल पेज है, और टेलीग्राम पे जरूर देख लेना, यहाँ पे ये जो अभी अपन ने काम किया ये सारा आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा टेलीग्राम पे अर्पित अग्रवाल मैथ्स पे।
चलिए मिलते हैं फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।